of development of the country. Okay. What is the definition of a tax? Esa, can you answer? Sir, it is so it is a compulsory contribution to the government. Tax is the compulsory contribution. Compulsory contribution. Levied by whom? Government. Levied by the government, yes, sir. On whom it is levied? On the individuals, on the businessmen, people, etc. ठीक है? Yes, sir. Next one is the direct tax और indirect tax का difference क्या है? Direct tax 2 parties and indirect tax में 3 parties involved होते हैं. Okay. और कोई difference? Direct tax, it is levied on income of the person from various activities. और indirect tax हो गया, it is levied on product or service. Mayank, can you answer anything? सर इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग का टैक्स कंपलसरी होता है, चाहे कुछ भी हो हम लोग को टैक्स देना पड़ता है. और डायरेक्ट टैक्स में सर टैक्स का मतलब कुछ एग्जेम्पशन रहता है, अपनी मर्जी से मतलब जितना इनकम करेंगे उतना टैक्स दिखाना पड़ता है. एंड इनडायरेक्ट में क्या, हमें सर कोई भी सेल परचेज या कुछ भी हो तो हमें देना पड़ेगा सर टैक्स. और डायरेक्ट टैक्स हम लोग बाद में पे कर सकते हैं, पर इनडायरेक्ट टैक्स हमें पहले पे करना पड़ता है. जब भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है. हाँ. मतलब कंपल्सरी है सर ये गवर्नमेंट में. और डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल? सर डायरेक्ट टैक्स में जैसे हम लोग अपने इनकम टैक्स का अगर रिटर्न लगाए तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया. और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया कि जैसे वैट में या जीएसटी में कोई भी बिल या कुछ भी यूज करते या सेल करते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया. ओके. हवारी कुणाल? यस सर. Can you give me one difference, Kunal, between direct tax and indirect tax? Yes, sir. Yes. But sir, direct tax have 2 parties and indirect tax have 3 parties. Yes. Anything else? Okay. What is the difference between accrual and actual receipt? कल बताया था ना मैंने. इसका आंसर कौन देगा? सर अक्रूड हो गया वो जो हमें कंफर्म है कि हाँ हमें वो मिलना है, पर वो हमें मिलता नहीं, वो हमें बाद में मिलता है. Okay. We have already earned some income. Yes. But it is not in reflected our in the account. हाँ. Receipt is still pending. Yes sir. ठीक है, तो उसे अक्रूवल बोला जाता है. इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है कुणाल? हाउ मच सेक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा, कनेक्शन के इश्यूज हो रही हैं सर. 1 मिनट लगेगा. मयंक कैसा? कैन यू हियर मी? Yes sir. Kunal, I think you have a internet connectivity problem. Yes sir. How much section in the income tax act, Mayank? हाँ सर. How much section in the income tax act? हमने कल पढ़ा था ना. मतलब कितने सेक्शंस है? हाँ. 286 है सर. Wrong. 298. Okay, right. अब रिवाइज करा करो, ठीक है? हाँ सर. हमने बोला था अगर डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड होता है और एक वर्ड होता है मींस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है मींस और इंक्लूडिंग में? सर इंक्लूड का मतलब हो गया जो उसमें और भी चीज इंक्लूड हो सकती है, मतलब उसमें कोई एंड नहीं है. Okay.
और मीन्स में वो चीज स्पेसिफाइड है कि हाँ वो उतना ही स्पेसिफिक चीज है जो आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। ओके, तो पर्सन की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन। पर्सन में हाँ। कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब कोई मुझे बताएगा HUF में क्या आता है? कुणाल? यस सर। HUF में क्या आता है? सर HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें जो फैमिली का जो मेन पर्सन होता है वो करता होता है, और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो कॉर्पन्सर्स होते हैं। और इसमें HUF में फैमिली मोस्ट ऑफ फैमिली के सारे पर्सन इंक्लूड होते हैं। बट जो उनकी घर की फीमेल डॉटर्स होती हैं, अगर उनकी शादी हो जाती है उसके बाद वो यानी इस HUF की मेंबर्स नहीं रहती। ओके, राइट राइट। इट मींस अनमैरिड डॉटर्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ HUF। ठीक है, यस मैरिड सर। डॉटर आर नॉट पार्ट ऑफ HUF। यस। Okay, so let us start today's session. Significance of a fourth digit of PAN card. अगर आपने पान कार्ड देखा होगा तो फोर्थ डिजिट में क्या आता है? कोई भी अल्फाबेट होता है, C, P, H, F, A, H, B, L, J और G। तो उसका अपने आप में एक मीनिंग होता है। अगर आपके पान कार्ड में फोर्थ लेटर C है तो C का मतलब होता है कंपनी। ठीक है, हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी ना। पर्सन में क्या क्या आता है? पर्सन इंक्लूड्स कंपनी। तो कंपनी के पैन कार्ड में फोर्थ लेटर क्या आएगा? C। अंडरस्टैंड? अगर फोर्थ लेटर P है तो उसे क्या माना जाएगा? इंडिविजुअल। ठीक है, अगर हमारा पान कार्ड होगा या फिर आप लोगों का पान कार्ड होगा तो उसमें फोर्थ लेटर क्या आएगा? P। नेक्स्ट वन इज, अगर HUF है तो उसके पैन कार्ड में फोर्थ लेटर आएगा H। ठीक है, H फॉर HUF। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके पैन कार्ड में फोर्थ लेटर आएगा F। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसके पैन कार्ड में फोर्थ लेटर आएगा A। ट्रस्ट के पैन कार्ड में फोर्थ लेटर आएगा T। वेलकम कृणाल, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। यस सर। अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो उसके पैन कार्ड में क्या आएगा? B। और अगर लोकल अथॉरिटी है तो उसके पैन कार्ड में आएगा L। तो आप पैन कार्ड के फोर्थ लेटर से पहचान सकते हो कि ये पैन कार्ड किसका है, कंपनी का है, इंडिविजुअल का है, HUF का है, गवर्नमेंट का है, या फिर किसी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यस सर। कोई भी पैन नंबर लिखता हूँ, आपको बताना है ये किसका पैन नंबर हो सकता है। ठीक है, ये किसका पैन नंबर है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का F, फर्म। F फॉर फर्म। ठीक है, नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटी। रॉन्ग। कंपनी। You have to see कंपनी the सर। fourth letter, कंपनी। यस सर। T सर और मिस्टेक। कंपनी। ठीक है, यस सर। ये किसका है? पर्सन। ओके, P फॉर पर्सन। इंडिविजुअल के पैन में P आएगा। ठीक है, यस। तो पैन को कैसे पहचाना जाता है आपको समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट वन इज द रिलेवेंट टर्म्स ऑफ द इनकम टैक्स। So some of the relevant terms is, first one is the financial year, second one is the assessment year, और एक और आता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन भी दी गई है अंडर सेक्शन 3।
तो फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? फाइनेंशियल ईयर मीन्स ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है एन ईयर कमिंग आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब हमारा अगर फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा? 2020-21, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसका अगले साल को असेसमेंट ईयर माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। तो असेसमेंट ईयर is the year that comes after the financial year. This is the time in which income you have earned is assessed and you have to pay the tax. Both financial year as well as the assessment year start from the 1st April and ending on the 31st March. So जो भी इनकम आपने अर्न की है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की, वो आपके कौन से ईयर में असेस होगी? 2021 में। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर, राइट। आपने जो भी इनकम पिछले साल में अर्न की है वो आपकी नेक्स्ट ईयर में एसेस होगी और उसको आपका रिटर्न नेक्स्ट ईयर में फाइल करना पड़ेगा। सेम फॉर एग्जांपल, आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021 में फाइल करना पड़ेगा। दिस इज द असेसमेंट ईयर एंड दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। नाउ वन थिंग इज द प्रीवियस ईयर। The definition of previous year is given under section 3. The definition is very simple. It says that previous year means immediately preceding the assessment year. ये आपके प्रेजेंटेशन में नहीं दिया गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? असेसमेंट ईयर के एक साल आगे, एक साल पीछे का ईयर, ठीक है। अगर आपका असेसमेंट ईयर 2019-20 है तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? Kunal, are you there? Please unmute. Please unmute. अरे सर 1890। Yes. अगर आपका असेसमेंट ईयर 2019-20 है तो आपका प्रीवियस ईयर 1890 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का डिफरेंस? Any doubt up till now? Now we will understand some important definitions. पहली definition है SSC and second one is the assessing officer. तो SSC का मतलब क्या होता है? जो भी बंदा टैक्स भरने के लिए लायबल है उसे SSC माना जाएगा, ठीक है। मान लो मुकेश अंबानी की टोटल इनकम फॉर FY 19-20 इज 25 करोड़, ठीक है। तो उसको वो 25 करोड़ पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट से मुकेश अंबानी इज कॉल्ड एज अ एसएससी। अंडरस्टैंड? एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under the income tax act. तो मैंने क्या बोला? जो भी बंदा टैक्स भरने के लिए लायबल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट उससे एसएससी माना जाएगा। यहाँ पे एक और वर्ड है एनी अदर सम ऑफ मनी। उसका मतलब क्या होता है? किसी को पता है? एनी अदर सम ऑफ मनी अदर देन टैक्स। अगर इनकम टैक्स में आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो आपको लेट फी लगती है, ठीक है। अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट लगता है। अगर आप इनकम टैक्स के प्रोविजन को वायोलेट करते हो तो उस पर क्या लगेगा? पेनल्टी, ठीक है। तो एनी अदर सम में क्या आता है? इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी एट एक्स्ट्रा। तो कोई भी बंदा अगर टैक्स पेमेंट के लिए इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी और एनी अदर सम कोई भी पेमेंट करने के लिए लायबल है तो उसको एसएससी माना जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ अनदर डेफिनेशन इज assessing officer. Assessing officer means whom? Officer of the government, officer of the income tax department who conduct the assessment. So हमने जो रिटर्न फाइल किया है वो सही किया है कि नहीं वो कौन चेक करता है? Assessing officer, ठीक है।
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को क्या बोला जाता है? असेसिंग ऑफिसर। उसमें अलग अलग ऑफिसर आता है, असेसिंग ऑफिसर, उसके बाद चीफ कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, अलग अलग अथॉरिटी इनकम टैक्स ने डिफाइन कर रखी है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है डेफिनेशन ऑफ एसएससी और असेसिंग ऑफिसर में? सर यस यस कुणाल। सर यानी जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो यानी कोई स्पेशल कंडीशंस के अंदर ही ये असेसिंग करता है या फिर हर बार हर साल वो ऐसा ही करता है? नहीं, देखो ऐसा है कि पूरे इंडिया में तो काफी सारे लोग रिटर्न फाइल करते होंगे, कुछ लोग सैलरी के करते होंगे, कई लोग बिजनेस के करते होंगे। ठीक है, तो सबके रिटर्न तो प्रोसेस करना और एसेस करना पॉसिबल ही नहीं है। उतना स्टाफ गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि रैंडमली किसी के भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं स्क्रूटिनी के लिए। उन्होंने अपना क्राइटेरिया बना रखा है और जिसकी फाइल स्क्रूटिनी में सिलेक्ट होती है उसका असेसमेंट होता है। 100% असेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, हमारे देश में क्या चलता है? सेल्फ असेसमेंट मेथड। ओके, तो हमें खुद से ही टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर देना है। ठीक है, हमें खुद से ही सही अपना टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर देना है। अगर हमारी फाइल सिलेक्ट हुई स्क्रूटिनी में, असेसमेंट में, तो असेसिंग ऑफिसर हमारी फाइल को सिलेक्ट करेगा, चेक करेगा पूरी। ठीक है, ओके। just 1 minute friends, some noise is going on. Mayank, what happened? So I hope the definition of SSC and assessing officer is clear, right? Yes, sir. Next one is the head of income. So what are the heads of income? किसी को पता है? एक हो गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस, Yes. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, Yes. इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सैलरीज है एक। Now let me explain. In income tax, the income of the SSC is divided into the 5 category. ठीक है, इनकम क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है? सोर्स फ्रॉम विच इट इज डिराइव। अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? सैलरी। तो वह इनकम कहाँ पे क्लब होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दे रखी है, तो अगर आपका वो रेंट आता है तो वो रेंट इनकम कहाँ पे होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, ऐसे फाइव हेड इनकम टैक्स के अंदर दिए गए हैं। तो नाउ वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन हेड ऑफ इनकम। फर्स्ट हेड इज
income from salary. So income earned by employee from his employer by working in the organization is considered as a salary income. So मान लो Mr. A is working in Infosys और Infosys उससे हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी देती है, तो पूरे साल का कितना सैलरी हुआ? 12 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 12 लाख रुपीस की इनकम इन्फोसिस के लिए क्या होगा? ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि इन्फोसिस हमें पे करती है, लेकिन मेरे लिए क्या हो गई? ये इनकम हो गई। लेकिन वो इनकम कहाँ से मिली मुझे? सैलरी से। ठीक है, सैलरी फ्रॉम इन्फोसिस, तो इसे क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। अंडरस्टैंड? और सैलरी में क्या क्या आता है? ऐसा नहीं कि जो आपके बैंक अकाउंट में आया वही सैलरी में आएगा। जो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन कंपनी की तरफ से आपको और भी बेनिफिट मिलते हैं। सेम फॉर एग्जांपल, अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, आपको कंपनी ने रेंट फ्री होम दिया है कि भाई आपको ये फ्लैट में रह सकते हो जब तक आप यहाँ पे जॉब करते हो, तब तक आपको इसका रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो वह रेंट फ्री अकोमोडेशन को क्या माना जाएगा? परक्यूजिट, और उसका मॉनेटरी वैल्यू जो भी होगा वो मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उससे भी मेरी सैलरी को माना जाएगा। अंडरस्टैंड? yes. समझ आ रहा है कि एनी डाउट? सर हाउस रेंट अलाउंस फिर किस में आएगा? रेंट अलाउंस वी विल डिस्कस लेटर ऑन, उसकी अलग से एक स्लाइड है। ठीक है कुणाल? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो सैलरी में क्या क्या आता है कि अगर नॉन मॉनिटरी आइटम भी दी है, सेम फॉर एग्जांपल रेंट फ्री अकोमोडेशन, या फिर आपको फर्नीचर दिया गया है कंपनी की ओर से, या फिर कंपनी की ओर से कार प्रोवाइड की गई है आपको ऑफिस जाने आ जाने के लिए। ठीक है, तो वह सारी मॉनिटरी आइटम जो भी है, कंपनी उसके लिए आपसे चार्ज नहीं लेती है, लेकिन उसकी मॉनिटरी वैल्यू आपके इनकम में अपने आप ऐड हो जाएगी। ठीक है, कंपनी इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन नंबर 15 to 17 में सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी उसकी प्रोविजन दी गई है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 15 to सेक्शन 17, तो ओनली 3 सेक्शन 15, 16 and 17, only these 3 section relate to the income from salary. Next one is the income from house property. मैंने पहले ही बोल दिया कि सपोज मेरे पास 5 प्रॉपर्टी है, मैंने 5 में से 4 प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दे रखी है उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है, सो एनी इनकम जनरेटेड बाय वे ऑफ अ रेंट, ठीक है, जो भी मुझे रेंट मिलता है फ्रॉम बिल्डिंग और लैंड ओन बाय मी, ओनर पे ही ये इनकम लागू होगी। ठीक है, अगर ओनर नहीं है तो उसके रेंट की इनकम आएगी ही नहीं। ठीक है, तो रेंट इनकम फ्रॉम अ बिल्डिंग और अ लैंड owned by the owner is considered as a income from house property. So income tax की section 22 से 27 नंबर की सेक्शन टॉक्स अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी में कौन कौन सी सेक्शन आती है? सैलरी में 15 to 17। ओके, हाउस प्रॉपर्टी में 22 to 27। नेक्स्ट वन इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो मैंने पहले सैलरी वाले में एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए इन्फोसिस से कितनी सैलरी अर्न करता है? 12 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 12 लाख रुपीस की सैलरी मिस्टर ए की सैलरी मानी जाएगी। लेकिन इन्फोसिस जो बिजनेस करता है उसमें भी उसको मुनाफा होता है, तो वो मुनाफा कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हमारे जो एम्प्लॉयर है या फिर बॉस है जो कि बिजनेस करते हैं, हम उनके यहाँ जॉब करते हैं, तो हमारी इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी। लेकिन हमारे बॉस या फिर बिजनेस ओनर या फिर प्रोफेशनल की इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में। ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा प्रोफेशन का मतलब क्या होता है?
किसी को पता है सर प्रोफेशन मीन्स? डॉक्टर या फिर इंजीनियर। यस, यू आर राइट। जिसके पास स्पेसिफाइड स्किल है, ठीक है। यस सर। प्रोफेशन के लिए स्पेसिफाइड स्किल होना जरूरी है। अगर मैं Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम ओपन करता हूँ और उसका बिजनेस करता हूँ तो उसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कोई भी बंदा कर सकता है, ठीक है, तो उसे बिजनेस माना जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी खुद की सीए की या सीएस की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, तो उसे क्या माना जाएगा? प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन may be governed under the income tax under the respective act. Same for example, अगर सीए है तो it is governed by the Chartered Accountant Act 1949, ठीक है। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो it is governed by Company Secretary Act, राइट। तो सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा को क्या माना जाएगा? प्रोफेशन, ठीक है। सेक्शन नंबर 28 to 34 टॉक अबाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस और अ प्रोफेशन, ठीक है। पहले क्या था? 15 to 17 सैलरी, 22 to 27 क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड 28 to 44 इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज द कैपिटल गेन। तो हमने बोला था मेरे पास 5 प्रॉपर्टी है, उसमें से मैंने 4 रेंट पे दे रखी है। अगर मैं ये 4 प्रॉपर्टी में से 2 प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, किसी और को सेल करता हूँ, तो उस पे जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे आएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। जब भी मैं प्रॉपर्टी को सेल आउट करता हूँ तो उसका जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वह प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। So any income generated by way of a profit earned from selling a capital asset, ठीक है, property or a investment by the owner of the property is considered as a capital gain. So investment में क्या क्या आता है? अगर हमने शेयर्स लिए हैं शेयर मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड लिए हैं, ठीक है, अगर हम वो शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेच देते हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट हमें अर्न होता है वो कहाँ पे आएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, ठीक है। इसकी सेक्शन कौन सी आएगी? अभी तक हमने कितनी कवर कर दी? 44 तक कवर कर दी। तो 45 to 55 इट कम अंडर द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सेक्शन नंबर 45 to 55 टॉक्स अबाउट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो अभी तक हमने कितने हेड डिस्कस किए? ऐसा अभी तक हमने कितने हेड डिस्कस किए? 4। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स, राइट। तो ये 4 हेड में भी अगर मेरी इनकम फॉल नहीं होती है तो वो कहाँ पे आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। इट इज अ रेसिडुअल हेड। अगर आपकी इनकम वो 4 हेड में भी नहीं आती है तो 5वां हेड दिया गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। इनकम जनरेटेड फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन कवर्ड अबव, दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। अगर ये 4 हेड में नहीं आती है तो वह इनकम कहाँ पे क्लब होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसमें क्या क्या आता है? इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, अगर आपने इंटरेस्ट अर्न किया, अगर आपने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी, या फिर कोई कमीशन अर्न किया है जो कि आपका बिजनेस नहीं है, या फिर डिविडेंड अर्न किया है फ्रॉम योर शेयर्स और म्यूचुअल फंड, देन इट विल कम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। तो एक हमने 5 हेड सबसे कॉन्सेप्चुअल भाषा में डिस्कस किए थे। किसी को कोई डाउट है? सर मेरा फर्स्ट हेड से आप एक बार वापस बता देंगे, क्योंकि सर मैंने सुना नहीं फर्स्ट हेड से। मेरा क्या है ना, वो प्रॉब्लम चल रहा है नेट का सर। ओके, राइट। सो आई एम रिवाइजिंग फर्स्ट।
First head is income from salary. It is come under section 15 to 17. It is come under section 15 to 17. अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो वह जॉब की जो भी इनकम होती है, एम्प्लॉयमेंट की जो भी इनकम होती है, वह इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी। और कंपनी अगर आपको और भी बेनिफिट देती है, भले ही वो बैंक अकाउंट में मत दे, या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्नीचर, मोटर कार प्रोवाइड करती है, तो उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू जो भी होगी वह इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास 5 प्रॉपर्टी है, उसमें से मैंने 4 प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है, तो वह 4 प्रॉपर्टी की जो भी रेंट इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। सेक्शन 22 सेक्शन नंबर 27 टॉक्स अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज दी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम। सो अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो जो भी मुझे प्रॉफिट होगा, वह प्रॉफिट कहाँ पे क्लब होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। ठीक है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जिसके पास स्पेसिफाइड स्किल होती है, जैसे कि लॉयर, सीएस, सीए, डॉक्टर, जिसके पास स्पेसिफाइड स्किल होती है। जो काम लॉयर कर सकता है वो कोई नॉर्मल मैन नहीं कर सकता। ठीक है, जो काम सीए या फिर डॉक्टर कर सकता है वो नॉर्मल कॉमन मैन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास स्पेसिफाइड स्किल नहीं है। तो जो जिसके पास कोई स्पेसिफाइड स्किल है उसके प्रोफेशन माना जाता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 28 to 44। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल गेन। मैं कोई भी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट सेल आउट करता हूं तो उसका जो भी प्रॉफिट होता है वह इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। सेक्शन नंबर 45 to section number 55 talks about income from capital gain, and last one is the income from other sources। जो इनकम आगे के 4 वाले हेड में नहीं आती है, आगे के कोई भी हेड में क्लब नहीं होगी, वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगी। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन कौन सी सेक्शन आएगी? 56, 57, 58 एंड 59। राइट, क्लियर 5 हेड्स? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Mayank, I hope it is clear. सर ये जो आपने लास्ट वाला जो बताया है, तो ये फिक्स डिपॉजिट है या रिकरिंग डिपॉजिट होता है या कोई भी तरह का डिपॉजिट होता है बैंक का या कुछ भी, तो इसका ये इनकम इसमें आ जाएगा क्या सर, जो आता है बैंक? हमने कौन कौन से हेड डिस्कस किया? सैलरी, तो इंटरेस्ट सैलरी में आएगी? नहीं आएगी। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है? रेंट की, तो इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। बिजनेस और प्रोफेशन, हम इंटरेस्ट अर्न करने का तो बिजनेस करते नहीं है, इंटरेस्ट तो बैंक में है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम बिजनेस और प्रोफेशन में भी नहीं आएगा। हमने प्रॉपर्टी बेच के इंटरेस्ट कमाया है, नहीं कमाया, तो कैपिटल गेन में भी नहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और सर अगर कोई कंपटीशन या फिर ऐसी कोई इनकम भी वही सोर्स यानी 5th पॉइंट में ही आएगी। कौन सी इनकम? इनाम में जीती हुई रकम। डिविडेंड इनकम, ब्रोकरेज और कमीशन। डिविडेंड इनकम मतलब क्या होता है कि आप कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, तो कंपनी उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है किसको? शेयर होल्डर को। ठीक है, तो उसे डिविडेंड माना जाता है। और डिविडेंड इनकम कहाँ पे आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सर ये जो लॉटरी वगैरह में जो पैसे उठते हैं वो भी इसी में ही आएगा ना सर? इसी में ही आएगा। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आगे वाले 4 हेड में ये इनकम आएगी कि नहीं आएगी। अगर वो 4 हेड में इनकम नहीं आएगी तो इसी में आ जाएगी। So now we will discuss salary income. So definition of salary. सैलरी का मतलब क्या होता है? ऐसा सैलरी का मतलब सर सैलरी वो हो गया जो हम कहीं पर भी काम करके हम लोग, हमारा एक इनकम हो गया सैलरी बेसिकली, जो हम कहीं पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एज, चाहे अकाउंटेंट हो चाहे कुछ भी हो, अगर हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना, तो हमें एक सैलरी, एक फिक्स्ड इनकम कुछ बॉस के अंडर में काम कर रहे हो तो हर मंथ हमें सैलरी मिल जाती है। हाँ, तो वो एक फिक्स्ड इनकम है। हाँ, ठीक है,
हाँ। पर इनकम टैक्स में हर एक चीज की डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है, ठीक है। सैलरी का मतलब क्या होता है, तो इनकम टैक्स में दिया गया है सैलरी इंक्लूड्स, तो ये कौन सी डेफिनेशन हो गई, इंक्लूसिव डेफिनेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, सैलरी इंक्लूड, मीन्स नहीं लिखा है, ठीक है। सैलरी इंक्लूड, तो सैलरी में क्या क्या आएगा, वेजेस, एन्युटी और पेंशन, ग्रेजुएटी, फीस, कमीशन, परक्यूजिस, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एनी एडवांस ऑफ सैलरी एंड कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। तो वेजेस का मतलब क्या होता है, आप जो भी वर्कर को पे करते हो फैक्ट्री में से, फैक्ट्री का ओनर या भी कंपनी वर्कर को पे करते हैं, उसे वेजेस बोला जाता है। अंडर दी वह फैक्ट्री एक्ट के अंडर आता है, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो भी पेमेंट होता है वर्कर को, उसे वेजेस बोला जाता है। एन्युटी का मतलब क्या होता है, पता है मयंक? नहीं सर, नहीं पता। एन्युटी का मतलब होता है एक ऐसी स्कीम बनाई होती है, आप देखोगे अगर एलआईसी की भी ऐसी स्कीम आती है कि एक फिक्स सम आपको हर साल एलआईसी दे देगी, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसी स्कीम बनाती है कंपनियां कुछ, कि फिक्स सम हर एक एम्प्लॉय को दी जाएगी कंपनी की ओर से हर एक साल, तो उसे एन्युटी माना जाएगा, ठीक है। फिक्स सम इज गिवन पर ईयर, उसे एन्युटी माना जाएगा। ये स्कीम एलआईसी में ज्यादातर चलती है। पेंशन का मतलब क्या होता है वो सभी को पता है, आफ्टर रिटायरमेंट whatever you are earning it is considered as a pension, so after retirement you are earning due to your past employment but you are still taxable under the head income from salary। तो रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपको पेंशन मिलता है तो वह पेंशन कहाँ पे आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है, भले ही आप जॉब नहीं कर रहे हो। ग्रेजुएटी, तो ग्रेजुएटी इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, इट इज paid at the time of retirement। any fees, commission, profit in lieu of salary, तो कोई भी फीस, कमीशन या फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दिया गया है कंपनी की ओर से उसके एम्प्लॉय को, तो वह एम्प्लॉय की सैलरी इनकम मानी जाएगी। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, तो हमने क्या बोला था, अप्रूवल और एक्चुअल रिसिप्ट, ठीक है। मान लो कि अप्रैल से मार्च के बीच में मेरी 12 सैलरी आ गई, ठीक है। अब मैंने कंपनी से एक और सैलरी एडवांस में ले ली नेक्स्ट मंथ की, तो मेरी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 13। तो वट एक ज्यादा सैलरी जो भी है उसको भी मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी में ही माना जाएगा, अंडरस्टैंड। मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में पूरी 13 की 13 सैलरी ही जाएगी, अंडरस्टैंड। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, Kunal, contribution to PF. Can you answer me how it is taxable under the head income from salary? Kunal, unmute yourself first. सर प्रोविडेंट फंड में सैलरी में से 1% यानी एक तय किया हुआ परसेंट हमारी सैलरी में से कट जाता है, और जब हम रिटायर होते हैं शायद तब मिलता है, तो वो एक टाइप की इनकम ही हुई ना सर। तो इस वजह से उसमें से ऐसा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इतनी ज्यादा, इसलिए मैं सेम फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ, उसमें से 12% मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो मेरी सैलरी कितनी आएगी, 1 लाख माइनस 12,000, राइट। सो 88,000 आई विल गेट, ओके। बट जो 12,000 मैं पे करता हूँ 12,000 एम्प्लॉयर भी पे करेगा, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर मेरी ओर से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया, 12,000 मेरा और 12,000 एम्प्लॉयर का, टोटल कंट्रीब्यूशन इज 24,000, ठीक है। पर 12,000 तो मेरी सैलरी का ही पार्ट है, वो मेरी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। yes, और 12,000 जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वह कंट्रीब्यूशन इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरी ओर से मेरे अकाउंट में ही डिपॉजिट किया है एम्प्लॉयर ने, अंडरस्टैंड ऐसा।
सर ये कितना परसेंटेज होता है पीएफ का अगर कोई एम्प्लॉय अपने महीने के सैलरी में से जाता है तो मिनिमम? राइट नाउ आई हैवंट नॉलेज अबाउट द पीएफ एक्ट, ठीक है, पर शायद वो 8.5 से 12% के आसपास होता है। आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द पीएफ एक्ट। ओके सर। Kunal, do you know how much contribution percentage? Esra, have you any knowledge about? सर शायद 15%। Yes. नहीं, हाँ शायद 15%। It is around 8 to 12%, I think. I don't have a. 12% ही रहता है सर, 10 to 12% होता है सर। Okay, right. So one of the member is asking about the HRA. I think Esra, you have asked me the question about the HRA, house rent allowance, right? Yes, so now yes, we will discuss house rent allowance, ठीक है? HRA का मतलब होता है house rent allowance. So house rent allowance is exempt to certain extent. Suppose I am paying rent 10,000 per month. So मेरा रेंट पूरे साल का कितना हो गया? 1,20,000। कंपनी मुझे HRA देती है 5,000 पर मंथ। पूरे साल की कितनी हो गई HRA? 60,000, ठीक है। और मेरी बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ, तो पूरे साल की हुई 12 लाख रुपए, ठीक है। तो अब इसमें एग्जम्पशन कितना मिलेगा मुझे? मेरी इनकम कितनी है यहाँ पे HRA की? 60,000, ठीक है। ये 1 लाख में ये 60,000 5,000 इंक्लूड है, 5,000 पर मंथ। HRA is exempt to certain extent. First one is the actual rent paid less 10% of a basic salary. So actual rent कितना है मेरा? सॉरी है सर। सर एक्चुअल रेंट आपका 1 लाख हो गया? 1,20,000। हाँ। 10,000 पर मंथ मैंने रेंट पे किया है, ठीक है। तो 1,20,000 मेरा पूरे साल का रेंट हुआ। तो रेंट पेड कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000, हाँ। लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मेरी पूरे ईयर की बेसिक सैलरी मान लो 12 लाख रुपीस है, तो 12% कितना होगा वो? 11 लाख। 12 लाख का 10% 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा? एक्चुअल रेंट पेड 1,20,000 लेस 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। तो 1,20,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर क्या होगा? 0। इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी देन 50% ऑफ बेसिक सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ बेसिक सैलरी। सेम फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इज लिविंग इन अ मुंबई, so 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 12 लाख का 50% कितना हो गया? 6 लाख। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 6 लाख। और नेक्स्ट वन इज द एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA कितना है मेरा? 60,000। कंपनी मुझे हर मंथ 5,000 देती है, राइट। तो मेरा एक्चुअल HRA कितना हो गया? 60,000। तो तीनों में से जो भी कम होगा, तो पहले में मेरा आंसर क्या था? 0, राइट। दूसरे में आंसर क्या था? 6 लाख। तीसरे में आंसर क्या हुआ? 1,20,000। क्या? 1,20,000 हो गया। 1,20,000 1,20,000। तो ये तीनों में से जो भी कम होगा उससे ही एग्जम्पशन मिलेगा, राइट। एक बार और समझा दूं? यस सर, एक बार और समझा दीजिए। मेरी सैलरी है 50,000 पर मंथ, ठीक है। टोटल सैलरी कितनी हुई पूरे साल की? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख रुपए। अंडरस्टैंड? कंपनी मुझे इसी सैलरी में से ही 5,000 रुपीज HRA देती है। तो एक्चुअल HRA कितना हुआ? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000। समझ में आया? एक्चुअल HRA 60,000, ठीक है।
मेरी सैलरी है 6 लाख, एक्चुअल एचआरए कंपनी मुझे देती है 60,000, मैं हर मंथ 15,000 रेंट पे करता हूँ, तो मेरे पूरे साल का रेंट कितना हो गया? 1,80,000। मयंक समझ में आ रहा है? पूरे साल का मेरा रेंट हो गया 1,80,000। अब पहली कंडीशन क्या थी? एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो एक्चुअल रेंट कितना है? ऐसा एक्चुअल रेंट 1,80,000 10% ऑफ सैलरी 6 लाख का 10%, 6 लाख, राइट? 1,80,000 माइनस 10% of 6 lakh. 1,80,000 minus 10% of 6 lakh, how much? 60,000. So answer क्या आएगा? 1,20,000. Okay. Next condition is, if you are living in a metro, then 50% of salary. If you are living in a non-metro, then 40% of salary. So suppose it is a case of a metro city. So 50% of salary, how much? 50% of salary, Mayank? Unmute yourself, please. 3 लाख 3 लाख, राइट। तो पहला आंसर क्या था? 1,20,000। दूसरा आंसर आया 3 लाख। तीसरी कंडीशन क्या है? एक्चुअल एचआरए रिसीव। तो एक्चुअल एचआरए कौन सा है? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो क्या आएगा? 60,000। तो तीनों में से जो भी कम होगा उसका हमें एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है? पहला आंसर क्या था? 1,20,000। 1,20,000। दूसरा 3 लाख। 3 लाख। तीसरा 60,000। तो कम कौन सा है? 60,000। तो यह 60,000 का हमें एग्जम्पशन मिलेगा, राइट? अंडरस्टैंड? आई होप नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. So house rent allowance is exempt. List of the following is exempt. Actual rent paid less 10% of salary. 10% of only basic salary. Understand? If you see your salary slip, you will find many components. Basic salary, DMS allowance, uniform allowance, books and periodical allowance, provident fund, professional tax, etc. So only the basic salary is deducted from here. If you are living in a non-metro, then 40% of salary. If you are living in a metro, then 50% of salary. And last one is the actual HRA received. So whichever is lower will be exempted. Next one is the standard deduction. तो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। पहले इसकी लिमिट 40,000 थी, अब उसको बढ़ा के 50,000 कर दी है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक एम्प्लॉय को मिलेगा। जो भी बंदा इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न करता है उसको अपनी इनकम में से 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सेम फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पूरी साल की इनकम 6 लाख रुपए है तो 6 लाख में से 50,000 का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और बाकी के 5,50,000 रुपए ही मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो standard deduction is the deduction under section 16 subsection IA state that taxpayer having the income chargeable under the head income from salary shall be allowed 50,000 or actual salary whichever is less for computing the total income. अगर मान लो किसी की सैलरी 40,000 ही है पूरे साल की, तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? उसे 50,000 नहीं मिलेगा, उसे 40,000 ही मिलेगा। तो एक्चुअल सैलरी या 50,000 विच एवर इज लोअर विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक हर एक एम्प्लॉय को मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज सैलरी। अगर मुकेश अंबानी 1 करोड़ पर मंथ अर्न करता है तो भी उसको 50,000 ही मिलेगा और नॉर्मल पर्सन जो कि 10,000 पर मंथ अर्न करता है तो उसे भी 50,000 ही मिलेगा, ठीक है? So income from salary, I hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Now income from house property. So how income from house property में क्या आएगा? सर रेंट आ जाएगा। Rent from
रेंट फ्रॉम जैसे हाउस प्रॉपर्टी में सर मकान को अगर नहीं, किराए पे अगर मेरे पास कोई मशीन है मेरी कंपनी में, ठीक है, और अगर वो मैं मशीन किसी और कंपनी को रेंट पे दे देता हूँ, तो वो मशीन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? हाँ सर। नहीं आएगा। मैंने अपने मशीन किसी और कंपनी को रेंट पे चलाने के लिए दे दी है, तो वह मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माने जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट इनकम फ्रॉम बिल्डिंग और अ लैंड। ठीक है, मशीन तो एसेट हो गया ना सर, इसीलिए। एसेट हो गया, बिल्डिंग या लैंड नहीं है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपका मशीन लैंड या बिल्डिंग के साथ कनेक्ट है और उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो वो पूरा रेंट जो भी होगा बिल्डिंग प्लस मशीन का, उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, अभी हम बेसिक लेवल कर रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एनी इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ अ रेंट from a building or a land by owner is classified under the head income from house property. So here the property will include both commercial as well as the residential. So suppose मैंने अपना होम किराए पे दे रखा है किसी को, तो जो भी किराया आता है उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। और अगर मेरे पास शोरूम है या फिर मेरी अपनी शॉप है या फैक्ट्री है जो कि कॉमर्शियल प्रीमाइसिस है, उसकी रेंट इनकम आती है, तो भी उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होगी? तो जो भी आप रेंट अर्न करते हो वह रेंट को क्या माना जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कौन कलेक्ट करता है? लोकल अथॉरिटी। अंडरस्टैंड? तो अगर मेरा रेंट की इनकम मान लो 10 लाख रुपीस है, मैंने म्युनिसिपल टैक्स भरा 1 लाख रुपया, सो रेंट लेस म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख, तो नेट एनुअल वैल्यू उसके बाद आएगी 9 लाख रुपीस। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू। सो 9 लाख इज माय नेट एनुअल वैल्यू लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहाँ पे जैसे सैलरी में था 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक एम्प्लॉय को मिलेगा, यहाँ पे भी फिक्स है। जो भी नेट एनुअल वैल्यू है उसके 30%, नेट एनुअल वैल्यू के 30% फ्लैट आपको डिडक्शन मिलेगा। सो 9 लाख का 30% कितना होगा? 2,70,000। ठीक है, सो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है 30%, हर एक को मिलेगा। तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, तो बाकी का आंसर क्या आएगा? 6,03,000। अब उसमें अगर हमने प्रॉपर्टी लोन पे ले रखी है तो वह लोन पे क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेम फॉर एग्जाम्पल, मेरी हाउस प्रॉपर्टी है जो कि मैंने रेंट पे ले रखी है, उसके पूरे साल का रेंट आता है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 10 लाख मेरा हो गया एनएवी, मैंने म्युनिसिपल रेंट का पेमेंट नहीं किया है, तो 10 लाख मेरा हो गया एनएवी। उसमें से 30% डिडक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 7 लाख रुपए। और वह हाउस प्रॉपर्टी मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन पे ले रखी है, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेरे पास से 1 लाख रुपए पर एनम, पूरे साल का 1 लाख रुपए इंटरेस्ट लिया। So interest on this borrowed capital will be deducted from this NAV, right? Understand? So now standard deduction as well as the interest on borrowed capital, both will be deducted from net annual value, and the net figure will come under the head income from house property. I hope clear? कि एक बार फिर से समझाओ। क्लियर सर। क्लियर? यस सर। तो यहाँ तक रखते हैं हम आज, कि और भी आगे चलना है ऐसा? आज के लिए हो जाएगा। क्या आज के लिए हो जाएगा सर? हो जाएगा। हाँ सर। आगे चलना है कि नहीं चलना है? बोलो।
सर हो जाएगा आज की। तो ये फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म कर दे हम। हाँ सर, ये खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम योर नेट एनुअल वैल्यू। So this is the key point for your computation. 30% deduction is allowed irrespective from municipal tax and interest. तो जो भी आपकी रेंट इनकम है उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट होगा, जो भी आंसर आएगा उसे नेट एनुअल वैल्यू माना जाएगा और नेट एनुअल वैल्यू में से 30% डिडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड फॉर व्हाट पर्पज? एक्विजिशन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी और अ कॉमर्शियल प्रीमाइसेस एट एक्स्ट्रा, या फिर आपने अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवाई है तो जो भी लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए ली है उसका इंटरेस्ट भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए दी है और उस पे आपने लोन का कलेक्शन किया है तो उसका इंटरेस्ट भी आपको डिडक्शन मिलेगा। क्या हुआ, नींद आ रही है ऐसा? नहीं सर। अब एक और बात है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवाई, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम लिमिट थी 2 ईयर की, ठीक है, लेकिन मैंने पहले ईयर में ही लोन ले ली बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो 1 साल का मेरा इंटरेस्ट क्या माना जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मुझे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा उसका। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जब से मेरी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ या फिर जब से मुझे पोजीशन मिला तब से मुझे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मुझे ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ये नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं है, ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। मान लो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हुआ 3 लाख रुपए, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हर साल मुझे कितना मिलेगा? 60,000 रुपीज। अंडरस्टैंड कुणाल? Kunal, are you there? Yes, sir. Okay. Next one Yes, is sir, I am there. yes, yes. Next one is the loan borrowed before 1st April 99. So ये कैटेगरी अब रिलेवेंट नहीं है क्योंकि 90% से ज्यादा लोन बोरोड आफ्टर 1/4/2000 होती है। तो अगर लोन 1/4/99 से पहले बोरो की है तो एक्चुअल इंटरेस्ट इज अप टू 30,000 ही अलाउ मिलेगा आपको। अगर आपने 1/4/99 के बाद से लोन ली है तो इंटरेस्ट इज अप टू 2 लाख, लिमिट इज गिवन अप टू 2 लाख। सो दिस इज मोर रिलेवेंट, दिस इज नॉट रिलेवेंट राइट नाउ बिकॉज ऐसी कोई लोन हमें देखने को नहीं मिलती क्योंकि काफी सारे ईयर हो गए, 20 ईयर्स ऑलरेडी गॉन। अगर लोन हमने रिपेयर, रिन्यूअल एट एक्स्ट्रा के लिए ली है तो कितने इंटरेस्ट मिलेगा? ओनली 30,000। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये जो लिमिट है 2 लाख की वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए है। ठीक है, अगर आपने रेंट पे दे रखी है तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। अंडरस्टैंड? So I hope it is clear. यस सर। यहाँ तक रखते हैं? हाँ सर। मयंक, ऐसा, कुणाल, समझ में आ गया कि कोई और दिक्कत है? सर, if possible. सर अगर हो सके तो कल इसका एक एग्जांपल सम के ऐसा कुछ होगा ना तो अच्छा रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी का? हाउस प्रॉपर्टी का ना? यस सर। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का कल हम एक एग्जांपल करवा देंगे। ठीक है, ओके? यस। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।